ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। अब ये सॉइल एज ए रिसोर्स जो है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो देखो इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा कि ये जो सॉइल है ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जितना भी प्लांट्स है वो बिना इसके सपोर्ट्स के, बिना सॉइल के सपोर्ट्स के ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस में आ जाएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल होम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल होम ऑफ ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इज द नेचुरल होम ऑफ ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का इससे घर भी माना जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले आप मान लो रैट हो गया, ठीक है, ह्यूमस हो गया, और भी सोचो रैबिट्स हो गया। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको ये रहने के लिए क्या करता है, होम प्रोवाइड करता है सॉइल। तो इसको हम, ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस मान सकते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 3, जितना भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज है, जितना भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज होता है वो बिना सॉइल के पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सब सॉइल का इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बिना इसके सपोर्ट के प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। दूसरा, नेचुरल होम ऑफ ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का रहने के लिए घर ये प्रोवाइड करता है। तीसरा, जितना भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज होता है वो सारा इसी पर डिपेंडेंट होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। अच्छा, इन सब के अलावा अगर इन सबको ओवरऑल देखा जाए, स्पेशली ये सेकंड वाला पॉइंट, सिर्फ इसको अगर देखा जाए ना, तो सॉइल को लिविंग सिस्टम कहा जाता है। लिविंग सॉइल इज कंसिडर्ड द लिविंग सिस्टम। मतलब ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को लिविंग सिस्टम भी कहा जाता है। सोच के देखो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसके, क्या करता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होम प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको लिविंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये हो गया सॉइल का इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं सॉइल का दूसरा पार्ट्स में। सॉइल का देखते हैं फॉर्मेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम ये बताना तो भूल ही गए, व्हाट मीन्स सॉइल। सॉइल क्या होता है, द अपर थिन लेयर ऑफ अर्थ। अपर थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपरी हिस्सा जो है, उसका कुछ छोटा, कुछ सेंटीमीटर का जो लेयर होता है, हम उसे सॉइल कहते हैं। अब ये देखो, ज्यादा नहीं, ये लेयर का मतलब है ना फ्यू सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं होगा, फ्यू सेंटीमीटर की जो मोटाई होगी उसे हम लोग कहेंगे सॉइल। अब ये जो फ्यू सेंटीमीटर है, इस फ्यू सेंटीमीटर को बनने में लग जाता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब लाखों साल लग जाता है मिट्टी का एक पतला सा कुछ सेंटीमीटर लेयर को बनने में। तो सवाल यहाँ ये बन रहा है कि मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी बनने के पीछे का काउज क्या, फैक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। तो फैक्टर्स भी देख लेते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो मिट्टी को तैयार होने में हेल्प करता है। इसमें फैक्टर्स जो है, मिट्टी का बनने का जो फैक्टर्स है, इसको हम पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला, बहुत सारे ऐसे फिजिकल फोर्सेज हैं जो मिट्टी को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज दैट, सबसे पहला आ गया रिलीफ। रिलीफ मतलब समझ रहे हो ना। दूसरा हो गया पेरेंट रॉक। तीसरा हो गया क्लाइमेट। चौथा हो गया वेजिटेशन। पांचवा हो गया डीकम्पोजिशन, जैसे डीकम्पोजर्स, सॉरी डीकम्पोजर्स। इसके अलावा विंड, वाटर, टेम्परेचर, ये सब ऐसे काउज हैं, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से सॉइल बनता है। यही सब कारण है जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये फैक्टर्स कैसे हैं, ये एक और पॉइंट है जो इससे रिलेट कर रहा है। पॉइंट का नाम है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू अ स्मॉल पीसेस।
जब रॉक छोटे छोटे हिस्से में टूटता है, जिस भी प्रोसेस से रॉक छोटे छोटे हिस्से में टूटता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे कहा जाता है वेदरिंग। जैसे सपोज दैट, मान लो ये एक पत्थर है, एक पूरा सा, ये पूरा का पूरा रॉक है। अब क्या हुआ, ये वेदर्ड हुआ, ये पूरा का पूरा वेदर्ड हुआ, और वेदर्ड होने के बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा सॉइल में। तो खुद ब खुद तो होगा नहीं, ये जब पत्थर टूट रहा है, ये खुद तो टूटेगा नहीं। तो टूटने में जो हेल्प किया ना, उसी को कहा जा रहा है फैक्टर्स। टूटने में हेल्प कौन करेगा? सपोज दैट इस पे विंड अपना एक्टिविटी दिखाएगा, और क्या एक्टिविटी दिखाएगा? टेम्परेचर अपना एक्टिविटी दिखाएगा, और एक्टिविटी क्या दिखा देगा भाई? तो रनिंग वाटर एक्टिविटी दिखाएगा। इसके अलावे ह्यूमस दिखाएगा, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिटर कहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है, क्लाइमेट हो गया, ये सब के सब फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये गैदरिंग होता है, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके बन जाता है सॉइल। तो हम देख रहे हैं कि ये सॉइल बनने का जो प्रोसेस है, ये इनके बिना पॉसिबल नहीं है। ये सारा का सारा एजेंट है, और इसी एजेंट की वजह से क्या होता है? सॉइल का निर्माण होता है। तो सॉइल बनता कैसे है? क्लियर? तो दो पॉइंट अभी हम लोग सॉइल से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, और दूसरा पढ़ लिया इसका फॉर्मेशन। अब तीसरा देखने जा रहे हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, लेयर्स को हम दूसरे लैंग्वेज में होरिजोन भी कह सकते हैं। जैसे बुक में एक फिगर बना हुआ होगा, देखो ऐसे करके एक फिगर बना हुआ है, दिखा? फिगर है ऐसे बना हुआ, सॉइल वाले पेज में जाओ, देखो, है ना? वही फिगर देखो यहाँ हम बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, इस लेयर में क्या दिखाया जा रहा है कि देयर आर 4 लेयर, टोटल 4 लेयर है। पृथ्वी का टोटल 4 लेयर है। तो 4 लेयर में इस चारों लेयर का पहले नाम क्या है? तो सबसे जो लोअर लेयर है, उसको कहा जाता है बेड रॉक, जिसे होरिजोन डी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद होरिजोन जब सी में आते हैं, तो इसको कहा जाता है पेरेंट रॉक, इसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। और फिर उसके बाद अगला लेयर आता है बी, तो उसको कहते हैं सब सॉइल। और सबसे ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपर वाला जो ये सब हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है टॉप सॉइल। तो इसे 4 नाम दिया गया। ऊपर वाले को ए हॉरिजोन कहा गया, फिर बी हॉरिजोन कहा गया, सी हॉरिजोन कहा गया, और डी हॉरिजोन कहा गया। यानी सॉइल का 4 लेयर हो गया, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, सब सॉइल और टॉप सॉइल। अब इस पे जरा बेदरिंग अप्लाई करते हैं। ये वाला जो बेदरिंग वाला प्रोसेस है ना, जैसे पूरा का पूरा पृथ्वी बेड रॉक था, एकदम हार्ड सरफेस था। अब क्या हुआ, ये बेदर्ड हुआ, मतलब इस पे अपना एयर वाटर टेम्परेचर ने अपना एक्टिविटी दिखाया, और ये पत्थर क्या हुआ, कमजोर हुआ, और वो कन्वर्ट हो गया पेरेंट रॉक में। फिर क्या हुआ, फिर ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, फिर ये फिर से कन्वर्ट हुआ पेरेंट सॉइल में, और फिर पेरेंट सॉइल इसी बेदरिंग की वजह से कन्वर्ट हो गया टॉप सॉइल में। और इसी टॉप सॉइल को हम लोग सॉइल कहते हैं, जिसमें हम अपना सारा एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं सॉइल का 4 लेयर हो जाता है, ए, बी, सी एंड डी, जिसमें सबसे ज्यादा यूजेबल हम लोग जो करते हैं यूज, वो है आपका टॉप सॉइल या फिर होरिजोन ए। तो ये हो गया आपका सॉइल का लेयर, ये भी समझ में आ गया। तो ज्योग्राफी में, सीबीएसई एग्जाम में ज्योग्राफी में सबसे, चारों सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को टफ माना जाता है। इस वजह से नहीं कि वो समझ में नहीं आता है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, जितना पढ़ा रहे हैं ना बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। टफ किस मामले में माना जाएगा? ये सब्जेक्ट टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, और जब तक याद नहीं करोगे, एग्जाम में कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, किसी को नहीं पता है। तो याद करना पड़ता है। तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो है टाइप ऑफ सॉइल, अगला टॉपिक बनेगा टाइप ऑफ सॉइल। मिटा दे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी तो सॉइल ही चल रहा है, बट सॉइल में छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल का कितना टाइप होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल? तो देखो इसका कलर के आधार पे, टेक्सचर के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे सॉइल को टोटल टोटल 6 प्रकार के सॉइल को डिस्कस किया गया है इस बुक में। टोटल 6 टाइप के सॉइल होते हैं। सबसे पहला होता है अलूवियल सॉइल, साथ में बुक देखो और इजिली समझ में आ जाएगा।
दूसरा देखो तो सॉइल का क्या नाम है, चेक करो। तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, चौथा, पांचवा एरिड सॉइल, और छठा, हाँ इसको माउंटेन भी कहते हैं या फिर इसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। देखो देर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल। पहला है अलूवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, चौथा लेटराइट, पांचवा एरिड और छठा माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। तो ये जो 6 प्रकार के सॉइल है, अब इसमें क्या पढ़ने वाले, इसमें आपका काम आने वाला है। अब देखो इसमें क्या पढ़ने वाले, कुछ कॉमन फीचर को पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे पार्ट फॉर्मेशन। मतलब ये जो सॉइल है, चाहे कोई भी सॉइल हो, 6 में कोई भी सॉइल हो, ये 6 सॉइल बनता कैसे है, थोड़ा सा देखेंगे, बस इंट्रोडक्शन देखेंगे ये बनता कैसे। फिर दूसरा देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये सॉइल इंडिया में कहां कहां पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे हम कह सकते हैं इसका लोकेशन देखेंगे, ये इंडिया में कहां पाया जाता है। फिर तीसरे पॉइंट पे आएंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं फीचर्स। ये 3 हो गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन, या फिर इसको कल्टीवेशन कहो या फिर कहो विच क्रॉप्स आर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल। मतलब ये हर सॉइल का जो पैराग्राफ है बुक में दिया हुआ, हमने अपनी तरफ से उसको 4 पॉइंट बनाया, उसको इजीली समझने के लिए 4 पैराग्राफ बना दिए। फॉर्मेशन कैसे बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक उस फीचर, उस सॉइल का स्पेशल क्वालिटी या फीचर क्या है, और पांचवा उसमें कौन सा फसल को उपजाया जाता है। सपोज दैट एक का हम एक्सप्लेन करें, मान लो अलूवियल सॉइल का हम अभी बताते हैं, और उसके बाद अभी तुरंत आपको एक काम देंगे दूसरा सवाल का बनाने के लिए, फिर उसके बाद बाकी सब डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला हम देखते हैं अलूवियल सॉइल का। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ तो अलूवियल सॉइल कैसे बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये जो अलूवियल सॉइल है ये कैसे बनता है। देखो ये बनता है डिपोजिशन के वजह से। हम पहला पॉइंट पे फॉर्मेशन पे, डिपोजिशन बाई रिवर्स। जो भी जहां भी रिवर्स होगा ना, वो जब माउंटेन से निकलेगी तो वो ढेर सारा मात्रा में सिल्ट को डिपॉजिट करेगी। वो जब डिपोजिशन होगा ना, तो डिपोजिशन के बाद जो भी सॉइल बनेगा वो अलूवियल ही होगा। तो नॉर्थ इंडिया में डिपोजिशन का बेस्ट एग्जांपल है गंगा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा मेन है, और इसी ब्रह्मपुत्रा है, और इसी तरह से तीसरा है इंडस। ये 3 रिवर मिलकर के नॉर्थ इंडिया में काफी मात्रा में सिल्ट को डिपॉजिट करती है, तो नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा अलूवियल सॉइल बनता है। तो हम देख रहे हैं अलूवियल सॉइल बनता है कैसे, डिपोजिशन की वजह से। अब चलते दूसरा, इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये कहां कहां पाया जाता है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं पोजीशन, ये पाया कहां जाता है। सबसे पहले देखो ये पाया जाता है प्लेन्स, इंडिया का जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है ये वहां पूरा का पूरा पाया जाता है। इसके अलावे अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जहां जहां पे रिवर्स होगी ना वहां वहां पे ये पाया जाएगा। तो स्पेशली राज्य ही देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य है इसका। तो देखो राज्य में दिया हुआ है गुजरात हो गया, कुछ हिस्सा गुजरात का, राजस्थान का। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो जितना भी कोस्टल एरियाज है नदी का और ओशियन का, वहां वहां पे ये सॉइल पाया जाएगा। तो हम ऐसे भी बता रहे हैं क्या कि ये रिवर के डिपोजिशन के वजह से बनता है। तो जहां जहां रिवर होगी वहां वहां ये मिट्टी भी पाया जाएगा। बुक में देखोगे तो वहां पे राज्य का नाम भी लिखा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा, वेस्टर्न घाट होगा, कोस्टल प्लेन्स होगा। अब आ जाओ, तीसरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक या फीचर। इस सॉइल के फीचर्स क्या है, इस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक या गुण क्या है। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बहुत ही ये जो सॉइल होता है ना, इस सॉइल का पार्टिकल्स बहुत लूज होता है, मतलब इतना हल्का होता है कि आसानी से इसको कोड़ा जा सकता है और आसानी से इस पे खेती की जा सकती है, पहला गुण। दूसरा, हम अपने तरफ से बता रहे हैं, बुक में भी थोड़ा थोड़ा होगा। दूसरा, इसको ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें फसल बहुत ज्यादा उपजाया जा सकता है। तीसरा कह सकते हो ये एरेबल होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है ना बहुत लूज होने की वजह से इसमें एयर भी पाया जाता है।
अच्छा, चौथा ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे है पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, लाइम हो गया, ये सब बुक में भी मिलेगा, नोट्स देखोगे उसमें भी मिलेगा। तो ये सब इसका फीचर हो गया, एरेबल होना, आसानी से कोड़ा जा सकना, इसमें फर्टाइल होता है, इसमें पोटास पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, ये सब इसका फीचर हो गया या क्वालिटी कह सकते हो। अब लास्ट आ जाओ, किस तरह के फसल को ये सपोर्ट करता है, अलूवियल सॉइल। तो इसका फसल देखो, अलूवियल सॉइल का फसल, सबसे पहला इसका फसल हो गया आपका शुगर केन। शुगर केन है, पैडी है, व्हीट है, इसके अलावा जितने भी सीरियल क्रॉप्स हो गए, सीरियल क्रॉप्स ये सब इसमें होते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो धान, गेहूं, मक्का, चना, ये सब सब इसमें होता है। तो ये देखो, इस एक सॉइल का हमने 4 पार्ट बनाया। फॉर्मेशन कैसे बना, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ओरली बोले थे अभी हम, और कल्टीवेशन फसल कौन सा होता है। तो जितना भी पैडी हो गया, वेट हो गया, ये सब इसी में पाया जाता है। तो यही टफ है, कौन सा फसल होता है इसमें, ये याद करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे हर चैप्टर में ज्योग्राफी का मिलेगा। सॉइल से रिलेटेड कुछ फीचर्स है जो जानना है, तो चलो देखते हैं इसका अलूवियल सॉइल का टाइप। देखो, अलूवियल सॉइल का 2 टाइप होता है। पहले को कहा जाता है खादर और दूसरे को कहा जाता है भांगर। अब ये क्या है, तो इसको देखो, ये जो सॉइल है अलूवियल सॉइल का टाइप है अकॉर्डिंग टू एज, मतलब सॉइल बनने के आधार पे अलूवियल सॉइल को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को कहा गया खादर और दूसरे को कहा गया भांगर। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम और करेंगे क्लियर, चलो इसके डिफरेंस को समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, अब ये जो खादर है, देखो इसका और भी नाम जानते हैं, खादर को कहा जाता है न्यू अलूवियल सॉइल और भांगर को कहा जाता है ओल्ड अलूवियल सॉइल। अब इसको अंतर समझे, अंतर कैसे समझेंगे, उदाहरण के तौर पे मान लो कि अलूवियल सॉइल जो है ये कैसे बनता है, डिपोजिशन के वजह से बनता है। रिवर डिपोजिशन करते और उसके बाद बनता है। सपोज दैट एक रिवर का जो एरिया है वो ये है, मान लो ये रिवर वाला एरिया ये कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है रिवर। अब क्या हो रहा है कि रिवर का जो फ्लो है, उसकी जो धारा है ना वो कम हो गया, और कम होकर के वो सिमट करके इतना हो गया। अब जैसे ही इतना सिमटा, इतना सिमटने के बाद ये वाला जो एरिया दिख रहा है, अब ये इस एरिया में डिपोजिशन दिख रहा है, यहां पे इसमें डिपोजिशन दिख रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा है, अलूवियल सॉइल बन रहा है। तो अब ये अलूवियल सॉइल जो बन रहा है यहाँ पे ये न्यू बन रहा है, इसीलिए हम इस सॉइल को हम कह सकते हैं खादर। अब इसे खादर कह सकते हैं। सपोज भविष्य में क्या हुआ, ये रिवर और ज्यादा सिमट गया, इसकी आकार और ज्यादा सिमटी, बस अब क्या होगा, यहां भी बनेगा अलूवियल सॉइल। तो अब अलूवियल सॉइल यहां बनेगा तो हम इसको भी खादर कहेंगे। लेकिन जैसे ये खादर हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ये पुराना हो गया, बस इसे फिर क्या कह दिया जाएगा, भांगर। मतलब उदाहरण के तौर पे ऐसे हम समझा रहे हैं कि मिट्टी जब डिपॉजिट करती है रिसेंटली, 5 साल 2 साल या 6 महीना के अंदर में डिपोजिशन किया, तो डिपोजिशन करने के बाद जो सॉइल बना वो सॉइल होता है खादर, क्योंकि वो नया नया बनाया हुआ होता है नदी के माध्यम से, दैट इज द खादर। लेकिन ज्यादा दिन हो गया और उसके जगह पे कोई और डिपोजिशन हो गया और ये पुराना हो गया, तो फिर उसको हम कह देंगे भांगर, तो वो ओल्ड अलूवियल सॉइल हो गया। तो इन दोनों में पहला अंतर समझ में आ गया क्या है, फर्स्ट। हाँ, अब दूसरा डिफरेंस देखो, ये जो भांगर होता है, सॉरी भांगर जो होता है, इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भांगर जो होता है ये जब पुराना हो जाती है तो इसमें कह सकते हो कंकड़ को, इंग्लिश में, हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी सेम है। इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे पत्थरों की, और ये जो होता है ना ये फाइन पार्टिकल्स होता है। इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें फाइन पार्टिकल्स होता है, ये भी इसके बीच का एक डिफरेंस है। तो ये एज के आधार पे हो रहा है, नदी आ रहा है डिपॉजिट कर रहा है, नया डिपोजिशन कर रहा है तो खादर, ओल्ड डिपोजिशन हो गया तो वो बस भांगर। ये 9th में पढ़ना था या नहीं था, लेकिन यहाँ पे था ना, हम इसलिए बता दिए। अब एक चीज और है जो जानना है, देखो इंडिया में ये वैली क्या होता है समझ में आता है, व्हाट मीन्स वैली, 2 माउंटेन के बीच का जो प्लेन्स होता है ना उसको हम लोग कहते हैं वैली, प्लेन्स को कहते हैं वैली। जैसे उदाहरण के तौर पे बिहार, बंगाल, यूपी वाला जो हिस्सा है ना वो अलूवियल सॉइल का, तो दैट इज द प्लेन्स, बट ये माउंटेन के बीच में नहीं है। लेकिन अगर माउंटेन के बीच में हो जाए तो फिर सिर्फ हम उसको प्लेन्स नहीं कहेंगे, अब उसे कहा जाता है पिडमॉन्ट प्लेन्स। इसे नाम दिया गया पिडमॉन्ट प्लेन्स, प्लेन्स कह सकते हो या फिर पिडमॉन्ट वैली कह सकते हो। मतलब क्या हुआ, द प्लेन्स बिटवीन 2 माउंटेन,
दो माउंटेन के बीच का जो प्लेन्स है या वैली है उसे हम कहते हैं पिडमॉन्ट जोन या पिडमॉन्ट प्लेन्स या पिडमॉन्ट वैली, सब एक ही बात है। समझ में आ रहा है ना? दो माउंटेन है और माउंटेन के बीच का जो प्लेन्स है उसे पिडमॉन्ट प्लेन्स कहा जाता है। तो इंडिया में ऐसे कुछ प्लेन्स है जिसका नाम यहाँ पे आप अभी पढ़ रहे थे, जिसमें आ गया द्वारश है, चोज है और तेराई है। तो ये सब प्लेन्स है जो इंडिया में, आप जैसे कश्मीर वाले क्षेत्र में चल जाओ, लद्दाख वाले क्षेत्र में चल जाओ, तो जो दो पहाड़ों के बीच जो बन जाएगा उसे ये सब नाम दिया जाएगा, दो द्वारश कहा जाएगा, चोज कहा जाएगा या फिर तराई कहा जाएगा। दीज आर द पिडमॉन्ट प्लेन। समझ में आ गया? मैप पढ़ने का सबसे पहला नियम क्या है? ये वाला फीचर देखना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये पूरा का पूरा मैप है, ठीक है? तो जब भी मैप पढ़ने के लिए कहा जाए या मैप को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा जाए या बनाने के लिए तो कहेगा नहीं टेंथ में, बस सॉर्ट इंडिकेट करने के लिए कहेगा। तो ये वाला फीचर सबसे पहले देखना है। ये क्या हो गया? की पॉइंट्स। तो इस की पॉइंट्स में क्या क्या दिख रहा है देखो तो यहाँ पे पहला कलर देख लो यहाँ पे, और ये फॉरेस्ट माउंटेन हो गया, फिर अलूवियल सॉइल हो गया, रेड एंड येलो हो गया, ब्लैक हो गया, लेटेराइट हो गया और एरिड हो गया। क्लियर? तो देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का कलर दिख रहा है ना, ये कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो बताओ ये कौन कौन सा राज्य में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाया जाता है? चलिए बताइए। हाँ हाँ, उत्तराखंड आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, इधर हो गया सिक्किम और इधर हो गया पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हो गया? अब आ जाओ स्थित ऑलिवियल में आओ। ऑलिवियल का कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इधर पूरा हिस्सा में दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो ये तो पार्टिकुलर राज्य है नहीं, तो इसको कैसे बोलेंगे? ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ये पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हो गया, इधर हो गया असम पूरा हो गया, पार्ट्स ऑफ बंगाल हो गया और पूरा का पूरा हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? अब उसी तरह से आ जाओ ब्लैक सॉल में। तो ब्लैक सॉल का लोकेशन ये दिख रहा है पूरा। ये मैप वर्क ही हो रहा है आपका, आप ध्यान रखना। इसी तरह से मैप पूछेगा। ये ब्लैक सॉल हो गया। तो ब्लैक सॉल हो गया तो यहाँ पे कैसे थे? पार्ट्स ऑफ गुजरात रहा, पूरा पार्ट्स ऑफ एमपी, पूरा का पूरा महाराष्ट्र तो पूरा आ जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, उड़ीसा में कुछ है, दिख रहा है ना? मतलब इसमें हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सॉइल का पूरा लोकेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं? छाट सकते हैं। तो ये मैप समझ में आ गया? चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है सॉइल इरोजन। चलिए ध्यान दीजिए इस पे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर आज फिनिश करते हैं। तो सबसे पहला ये जानना है व्हाट मीन्स सॉइल इरोजन। देखो इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉइल, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। जब एक जगह से सॉइल मूव करके दूसरी जगह चला जाए तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये कोई प्लेस ए है और ये कोई प्लेस बी है। अगर सॉइल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है तो इसी मूवमेंट का नाम होता है सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन जो है ये तो खुद ब खुद होगा नहीं, तो सॉइल इरोजन कैसे होता है ये भी देखते हैं। सॉइल इरोजन खुद नहीं होता है, इसको हम कह सकते हैं इसका कुछ एजेंट्स होता है या फिर कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सॉइल मूव करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर्स होता है? पहला फैक्टर्स होता है नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटीज। ये दो चीजें हैं जिसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फैक्टर्स में मेजर फैक्टर्स आ जाएगा एयर, वाटर, और एयर वाटर ही मेजर रूप से है। और यहाँ पे अगर ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाते हैं तो यहाँ पे मेजर हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ओवरग्रेजिंग हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो ये मूवमेंट जो है सॉइल का ये खुद नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? इन सारे एजेंट्स के वजह से। तो एजेंट्स में ये दोनों है और इधर से ये सारा इंसान वाला तो और भी बहुत सारा है, बट ये मेजर है। अब यहाँ पे ये है कि ये जब नेचर करता है ना इरोजन, नेचर जब क्या करता है हवा के वजह से, मान लो यहां से मिट्टी उड़ा और उड़ करके आ गया यहाँ पे, तो फिर नेचर बैलेंस करता है वो, मतलब ए तक लाने के लिए जब यहां से उड़ के जा रहा है तो मतलब कोई और भी जगह होगा जहां से मूव होकर के ए के पास आया। तो नेचर जब मूवमेंट करता है, नेचर जब इरोजन करता है तो वो उससे बैलेंस करता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब इंसान क्या करता है? इंसान अपना दिमाग उसमें लगा देता है
और जब वो अपना दिमाग लगाता है तो फिर क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इंसान क्या करेगा, डिफोरेस्टेशन करेगा, मान लो जंगल काट दिया। अब ह्यूज अमाउंट में अगर जंगल काटता है तो मिट्टी को पकड़ के रखने का जो कैपेसिटी है पेड़ का वो खत्म, सॉइल इरोड होगा। अब मान लो फ्लड आ गया, या फिर मान लो ओवर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, जमीन में गड्ढा करके छोड़ दे रहा है, उससे भी सॉइल इरोजन हो जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शनल वर्क कर रहा है, उससे भी सॉइल इरोजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो सॉइल एक बार इरोड हो गया, जो जमीन एक बार सॉइल इरोड हो गया, हम उसे इरोडेड लैंड कहते हैं। हम इसे इरोडेड लैंड भी कहेंगे या फिर हम इसे बैड लैंड भी कहेंगे। या तो जो जमीन एक बार इरोड हो गया, जिस जमीन का इरोजन एक बार हो गया, उसे हम इरोडेड लैंड या फिर बैड लैंड भी कह सकते हैं। तो इंडिया में ऐसे बैड लैंड का एग्जाम्पल है, और वो कौन सा है? अपने इंडिया में बैड लैंड का एग्जाम्पल है चंबल घाटी। एमपी वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, चंबल घाटी, वो पूरा का पूरा बैड लैंड है, पूरा इरोडेड जमीन है, थोड़ा बहुत घास फूस होता है, पूरा का पूरा जंगली इलाका है, जंगल भी काफी अच्छा से नहीं है, ना ही आबादी अच्छी तरीके से, तो वो बैड लैंड में आता है। तो हम देख रहे हैं कि जो जमीन इरोड हो गया हम उसे बैड लैंड कहते हैं। अब एक और चीज है, ये इरोजन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन? तो देखो टाइप भी देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप सॉइल इरोजन का हम देखने जा रहे हैं टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है सॉइल इरोजन का गलीज। दूसरा होता है दूसरा होता है सीट इरोजन, और तीसरा होता है विंड इरोजन। देखो यहां तीन प्रकार के इरोजन को हम बता रहे हैं। सबसे पहला गलीज, दूसरा सीट इरोजन, और तीसरा विंड इरोजन। अब ये सब क्या है, ऐसे ही समझो ओरली। गलीज का देखो, द इरोजन बाय द रनिंग वाटर। जब पानी बहुत तेजी से रन कर रहा हो, बहुत तेजी से बह रहा हो, तो बहने के बाद क्या होता है, गड्ढा क्रिएट हो जाता है जमीन में, उस गड्ढे को यहाँ पे गलीज से डिनोट किया गया। ये ज्यादातर माउंटेन वाले एरिया में होता है। माउंटेन से नदी निकला बहुत तेजी से, और उसकी धारा ने क्या किया, पहाड़ों को काट करके वैली बना दिया, तो वो जो बन रहा है ना गड्ढा, दैट इज द गली, वो भी सॉइल इरोजन है। इसका उदाहरण घर में देख सकते हैं हम लोग। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद देखते हो, जब धारा बहेगा ना तो जमीन पे गड्ढा हो जाएगा, नाला जैसा, उसको हम गलीज यहाँ पे कह रहे हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द इरोजन, इरोजन बाय रनिंग वाटर, वेन रनिंग वाटर क्रिएटेड डीप चैनल ओवर द लैंड। जमीन के ऊपर जब डीप चैनल बना दिया, गड्ढा बना दिया, तेजी से चलता हुआ पानी, तो हम उसको गलीज कहते हैं। दूसरा सीट इरोजन, इसको हम कहेंगे इरोजन लेड बाय वाटर। पानी के वजह से जब जमीन का ऊपरी सतह मूव कर जाए, इरोड कर जाए, तो उसे सीट इरोजन कहेंगे। विंड इरोजन, जब हवा की वजह से ऊपरी सतह मिट्टी का जब मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, हम उसे कहेंगे विंड इरोजन। रिपीट कर दे रहे हैं, गलीज, द इरोजन लेड बाई रनिंग वाटर क्रिएटेड डीप चैनल। दूसरा इरोजन लेड बाई द रनिंग वाटर, या फिर कह सकते हो वाटर। तीसरा इरोजन बाई विंड, इज कॉल्ड विंड इरोजन। तो इजीली बता दिए। देखो इरोजन पूरा का पूरा बोर्ड पे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इरोजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एजेंट्स कौन से है, बाय नेचुरल एजेंट्स हो गया, ह्यूमन एजेंट्स हो गया। टाइप कितना है, गलीज है, सीट इरोजन और विंड इरोजन। उसके बाद जो जमीन इरोड हो चुका हम उसे बैड लैंड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इरोजन क्या है और इरोजन के टाइप कितने होते हैं। अब सवाल ये, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो ये पूरा का पूरा प्लेन, ये पूरा समतल जमीन है, फ्लैट जमीन है, प्लेन्स है, और ये एक पूरा क्या क्या है, माउंटेन है। अब दोनों के पास क्या होगा ना, पानी रन करेगा, मतलब पानी मूव करेगा। यहां भी मूव कर रहा है वाटर, और यहां भी मूव कर रहा है वाटर। क्या दोनों का मूवमेंट सेम है? तो अब यहाँ पे जब मूव करेगा ना, तो वो क्या करेगा, जो ऊपरी लेयर होगा ना मिट्टी का, ये इसको बहा करके ले जाएगा, तो दैट इज द सीट इरोजन। लेकिन जब माउंटेन में मूव करेगा ना, तो वो जैसे समतल पे आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसा गड्ढा क्रिएट करेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, इस तरह से डीप चैनल क्रिएट करेगा, ये गहरा एक चैनल बना देगा। जब ऊंचाई से पानी आएगी तब, तो फिर इसको हम गलीज कह देंगे। यही चैनल ना होता है क्या, ये चैनल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आकार जब बढ़ता है तो यही बाद में वैली बन जाता है। तो वो सब यहाँ नहीं देखना है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगला टॉपिक है स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के स्टेप्स क्या है, तो पहले इसका टाइप देखते हैं। देखो
सबसे पहला टाइप अभी हम बताए क्या? सबसे पहला टाइप बताया हम लोग गलीज। दूसरा हम देख रहे थे सीट इरोजन, और तीसरा देख रहे थे विंड इरोजन। तो पहले ये जान लेते ये सब कहाँ होता है। गलीज ज्यादातर होता है माउंटेन वाले एरिया में, ये सब बुक में नहीं है, बस अपने तरफ से हम बता रहे हैं। अच्छा, सीट इरोजन में जब आते हैं तो ये ज्यादातर होता है प्लेन्स में। जब विंड इरोजन में आते हैं तो ये होता है प्लेन्स में और प्लस डेजर्ट। देखो स्टेप हम बना दिए, माउंटेन में ये होता है, प्लेन्स में ये होता है, और डेजर्ट में विंड इरोजन होता है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो पहले हम देखते हैं गलीज वाले टर्म को देखते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा माउंटेन है। अब इस माउंटेन पे क्या हो रहा है कि गलीज वाला एक्टिविटी कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन हमें इसे रोकना है क्योंकि मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है कंटिन्यू होगा तो बर्बाद होगा मिट्टी। तो रोकने का दो तरीका है यहाँ पे। दो तरीका कौन सा है? इसका पहला तरीका है टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा है कंटूर प्लफिंग। मतलब बस सॉइल का जो पानी का जो मूवमेंट है ना, उसके फ्लो अप को कम करना है। तो कैसे इसको समझेंगे? पहले हम देखते हैं टेरिस फार्मिंग को। मान लो ये पूरा का पूरा माउंटेन है। अब इस माउंटेन में पानी जब बहेगी ना तो इसका स्पीड बहुत भयंकर रहेगा और मिट्टी को ये बहा के ले जाएगा। अब इसके स्पीड को कम करना है, तो कैसे कम करेंगे? हम क्या करेंगे कि पूरे माउंटेन को ऐसे स्टेप वाइज काट देंगे। ये ज्यादातर देखते हो ना पहाड़ी इलाका में ऐसे बना हुआ रहता है जमीन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेरिस फार्मिंग। द फार्मिंग स्टेप लाइक फार्मिंग, टेरिस लाइक फार्मिंग ओवर माउंटेन एरिया इज कॉल्ड टेरिस फार्मिंग। अब इसमें क्या, इससे फायदा क्या होगा? जैसे सपोज दैट मान लो पानी मूव कर रहा है, तो जब तक इस लेयर को नहीं भरेगा पानी तब तक वो अगले लेयर में आएगा ही नहीं। फिर इस लेयर में आएगा, ये भरेगा, फिर अगले लेयर में आएगा, तो पानी का जो फ्लो अप है यहाँ पे पानी का फ्लो अप स्लो हो जाएगा। स्लो होगा, इरोजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ये इरोजन कैसे होगा? अब जैसे ये छोटा सा स्टेप थोड़ी है, अब एक का वो स्टेप जो है ना लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में। अब उतना में पानी जब तक नहीं भरेगा तब तक सवाल ही नहीं इरोजन होने का। वो खेती में के लिए सिंचाई भी हो जाएगा और खेती का खेती भी हो जाएगा, इरोजन भी कंट्रोल। मतलब एक तीर से दो शिकार वाला खिस्सा यहाँ हो रहा है, इरोजन भी कंट्रोल और सिंचाई भी हो जा रहा है। तो ये टेरिस फार्मिंग में होता है, और कहाँ स्पेशली माउंटेन में। अब दूसरा कंटूर प्लफिंग में आता है। कंटूर प्लफिंग में क्या होता है? इसको हम कहेंगे सर्कल लाइक फार्मिंग। जैसे ये मान लो माउंटेन है, अब इस माउंटेन में क्या करता है, कभी कभी क्या किया जाता है, इस माउंटेन को ऐसे काट दिया जाता है, ऐसे सर्कुलर वे में, मतलब इस पे खेती की जाती है। अब दिस इज द, ये हो गया आपका कंटूर प्लफिंग। अब इसको हम कहते हैं कंटूर प्लफिंग कहते हैं। है तो टेरिजा सेम सेम दो एक ही चीज, उसमें स्टेप बनाता है, इसमें पूरे पहाड़े को सर्कुलर वे में काट दो। दैट इज द, इसको हम कहेंगे कंट्रोल प्लफिंग। यहाँ भी सेम मेथड है, जब तक ये वाला पहला लेयर जब तक भरेगा नहीं, मान लो एक है ये, दो है ये, तीन है ये, चार है, जब तक ये नहीं भरेगा अगला लेयर में जाएगा नहीं। मतलब पहाड़ के ऊपर पानी के गति को कम करने का तरीका क्या है? तो पहाड़ को स्टेप वाइज रखो ताकि पानी स्पीड में मूव ही नहीं करे। स्पीड में मूव नहीं करेगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। तो माउंटेन एरिया में पहाड़ इरोजन को कंट्रोल करने का तरीका समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग प्लेन्स में। तो प्लेन्स में देख रहे हैं कि एक के काम हो रहा है। प्लेन्स में तो बस सीट इरोजन हो रहा है, पानी वाला हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ प्लेन्स में देख रहे हैं कि सीट इरोजन भी हो रहा है, प्लेन्स में देख रहे हैं विंड इरोजन भी हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने का दो स्टेप है। पहला स्टेप है शेल्टर बेल्ट, और दूसरा स्टेप है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब ये दोनों क्या है? शेल्टर बेल्ट में देखो, शेल्टर बेल्ट में क्या होता है? प्लांट को, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग इन अ सिंगल रो। मतलब प्लांट को क्या करो कि एक पेड़ यहां लगा हुआ है तो अगला पेड़ इसी के सिंगल रो में लगेगा, दूसरा ऐसे सिंगल रो में लगेगा। अब इस तरह से लगने से क्या होगा ना, बीच में गैपिंग रहेगा। जब पानी तेज चलेगी या हवा जब तेज चलेगा तो बीच वाले गैपिंग से वो आसानी से निकल जाएगा। अब इस तरह से अगर कोई प्लांटिंग कर रहा है, इस तरह से पेड़ों को लगा रहा है, जंगल को क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। ये 9th में पढ़ा होगा, ब्रिटिश लोग ऐसा इनका भी ऐसा वाला ही फॉरेस्ट का लगाया था।
सिंगल रो में सारे पेड़ को, ताकि इरोजन मिट्टी का ना हो सके, हवा तेज आए निकल जाए बीच से, पानी तेज आए बीच से निकल जाए। जैसे सेल ट्रेवल। अब दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, इसको कह सकते हो कि दो क्रॉप है, मान लो क्रॉप ए और क्रॉप बी है, तो बीच में किसी थर्ड क्रॉप को लगा देना। जैसे मान लो कि खेत में क्या होता है, आलू लगाया, आलू लगाया तो एक रो में आलू लगाया, फिर दूसरे रो में भी आलू लगा हुआ, बीच में खाली स्थान है, बीच में घास उगने के लिए छोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे ही पानी आएगी ना तो वो क्या करेगा, घास उस पानी के फ्लो अप को कम कर देगा। मान लो इरिगेशन किया तो जितना पानी चाहिए आलू को ले लिया, बाकी घास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, दो फसलों के बीच एक तीसरे फसल को लगाना, ताकि क्या हो सके, सीट इरोजन को वो कंट्रोल कर सके। ये ज्यादातर प्लेन्स में प्रैक्टिस की जाती है, हालांकि ये सब 10th में है नहीं, बस नाम यूज किया है। वो जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो ये सब बस नाम दिखेगा, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, मीन्स भी बता दे रहे हैं। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, लास्ट बस खत्म हो गया। डेजर्ट में अगर मान लो हो जाए विंड इरोजन तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो डेजर्ट देखो ऐसे रहता है, देखो डेजर्ट ऐसे बना हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा जो रहता है ना, ये सैंड का हिस्सा रहता है। अब ये सैंड क्या होगा, मान लो हवा ब्लो करेगा, एयर जब ब्लो करेगा ना तो इस सैंड को फैलाएगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे डेजर्ट फैलेगा। अब इसी सैंड ड्यून्स को, ये जो ड्यून दिख रहा है, इसी ड्यून्स को फैलने से रोकना है। तो इसको फैलने से रोकने का एक ही तरीका है, यहाँ पे क्या करो, प्लांटिंग कर दो, प्लांटिंग ऑफ थॉर्नी बुशेज, झाड़ीदार पेड़ लगा दो यहाँ पे। और क्या, जब झाड़ीदार पेड़ लग जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हवा उसको मूव नहीं करवाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून को स्टेबल कर देना है, स्टेबलाइजेशन मतलब सैंड ड्यून जो है उसको स्थिर कर देना, कितनों हवा चले वो मूव नहीं करेगा। तो कितना स्टेप बताया इरोजन को कंट्रोल करने का, कॉमन कर दे रहे हैं, टेरिस फार्मिंग, कंटूर प्लॉफिंग, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग और लास्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। तो इस तरह से सॉइल इरोजन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था ज्योग्राफी का, चैप्टर